बिहार मृदा शिक्षण समूह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक शब्द शक्ति है, इस पे चर्चा करेंगे, इसको समझेंगे कि ये क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसे शब्द के अर्थ का बोध कैसे होता है। तो देखिए, शब्द शक्ति इसके नाम से ही मालूम होता है, शब्द की शक्ति, शब्द के अर्थ की शक्ति कि शब्द अर्थ क्या देता है। हम अगर परिभाषा देखें तो इस प्रकार हो सकती है, शब्दों के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्दों के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। हम अगर उदाहरण लें तो उदाहरण लेकर हम समझ सकते हैं कि शब्द शक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह हमें इन उदाहरणों से ही मालूम होगा। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, गधा घास चर रहा है। एक उदाहरण लिया हमने, गधा घास चर रहा है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, मेरा मित्र गधा है। ये दूसरा उदाहरण है, मेरा मित्र गधा है। तीसरा उदाहरण लेते हैं, इस देश में गधे घास खाते हैं और घोड़े भूखा मरते हैं। ये आपके सामने उदाहरण है। गधा घास चर रहा है, मेरा मित्र गधा है, इस देश में गधे घास खाते हैं और घोड़े भूखा मरते हैं। यहाँ आप उदाहरणों में देख रहे हो, यहाँ गधा, यहाँ और यहाँ तीनों वाक्यों में एक ही शब्द प्रयुक्त हुआ है, लेकिन ये जिस प्रकार प्रयोग किया गया है उसके अनुसार इसका अर्थ बदल गया है। और हमारे जो विद्वान आचार्य हुए हैं उन्होंने एक ही शब्द के अनेक अर्थ लगा लिए, इसीलिए शब्द शक्ति की आवश्यकता पड़ी। वरना जिस अर्थ के लिए शब्द बना है अगर वही उसका अर्थ होता तो शब्द शक्ति की आवश्यकता ही नहीं होती। क्योंकि मनुष्य का जब जन्म होता है तो जन्म के बाद उत्तरोत्तर उसका बौद्धिक विकास होता है और वो प्रतिदिन के व्यवहार के कारण जो भी शब्द उसके सामने आते हैं उन शब्दों के अर्थ वो समझ लेता है, अर्थ स्मृति रूप संस्कार बन जाते हैं और वही शब्द अगर फिर से सामने आए, पुनः सामने आए तो तुरंत उसे अर्थ का बोध हो जाता है। लेकिन प्रयोग के आधार पर जो शब्द है उनका अर्थ किस प्रकार लगाया जाता है ये उस पर निर्भर करता है, इसलिए शब्द शक्ति की हमें आवश्यकता पड़ी। अगर हम बात करें कि शब्द शक्ति को एक बार फिर से आप सुनिएगा ध्यान से कि यहाँ पर लिखा है गधा घास चर रहा है। ये अमुक शब्द जो है, इन शब्दों का निश्चित अर्थ यह है, इससे मतलब ये ज्ञान जिसके द्वारा होता है, ये स्थायी ज्ञान जो प्राप्त हो रहा है वास्तव में वही शब्द शक्ति है। अर्थ का बोध होना ही क्या है, शब्द शक्ति है। आप इन वाक्यों के माध्यम से समझ सकते हो कि शब्द शक्ति की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ एक ही शब्द देखिए तीनों वाक्यों में प्रयोग लिया गया है और तीनों ही जगह
इसका अर्थ भिन्न हो गया। यहाँ देखो, गधा घास चर रहा है, जैसा वाक्य लिखा गया है सामान्य रूप से देखिए गधा अर्थबोध हो रहा है, घास चरना, चर रहा है, वो भूखा है। ये दूसरा देखिए, यहाँ लिखा गया मेरा मित्र गधा है। अब मित्र है तो कोई आपके जैसा ही होगा, कोई मनुष्य होगा। अब मनुष्य गधा कैसे हो सकता है? देखिए यहाँ पर अब ये पशु रूप या पशु के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ गधा मूर्ख रूप में प्रयुक्त हो गया। ये देखिए इस रूप में प्रयुक्त हुआ है। फिर यहाँ देख लीजिए, इस देश में गधे घास खाते हैं और घोड़े भूखा मरते हैं। अब यहाँ जो ये बात ये चल रही है गधे घास खाते हैं, इसका मतलब है देश की अव्यवस्था से। गधे घास खाते हैं और घोड़े भूखा मरते हैं, ये देश की अव्यवस्था की बात। तो भिन्न भिन्न यहाँ देखो अलग अलग वाक्यों में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ है। अब देखते हैं हम आगे समझेंगे हम। जो शब्द का अर्थ है उस अर्थ को ध्यान में, शब्दों के अर्थों को ध्यान में रखते हुए ही आचार्यों ने 3 प्रकार के शब्द बताए हैं। आचार्यों ने 3 प्रकार के शब्द बताए हैं। तीन प्रकार के शब्द बताए हैं। वो इस प्रकार है, वाचक, दूसरा है लक्षक और तीसरा है व्यंजक। ये 3 प्रकार के शब्द बताए हैं। अब हम समझेंगे वाचक क्या है, लक्षक क्या है, व्यंजक क्या है और किस प्रकार इनसे अर्थ का बोध होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं वाचक। वाचक शब्द है, वाचक शब्द जो है उसका अर्थबोध जो अभिधा शक्ति है, अभिधा शक्ति के द्वारा होता है। और अभिधा शक्ति से जो अर्थ हम ग्रहण करते हैं वो है वाच्यार्थ। वाच्यार्थ कह सकते हैं हम, मुख्यार्थ कह सकते हैं, अभिधार्थ कह सकते हैं। वाचक से निकलने वाले हैं अर्थ है वाच्यार्थ, मुख्यार्थ और अभिधार्थ। और इन अर्थों को हम अभिधा शक्ति के द्वारा ग्रहण करते हैं। फिर देखिए आप लक्षक। लक्षक शब्द के द्वारा लक्ष्यार्थ और आरोपितार्थ अर्थ ग्रहण करते हैं। लक्ष्यार्थ, लक्षक से लक्ष्यार्थ और आरोपितार्थ अर्थ ग्रहण करते हैं वो लक्षणा शक्ति के द्वारा। लक्षणा शक्ति उनका अर्थबोध करवाती है। फिर हम देखते हैं व्यंजक। व्यंजक, व्यंजक से व्यंजना शक्ति व्यंजक शब्द से ही बनी है और इससे व्यंग्यार्थ ग्रहण किया जाता है। देखिए व्यंजक से व्यंग्यार्थ व्यंजना शक्ति के द्वारा ग्रहण किया जाता है। यह व्यंग्यार्थ का मतलब सिर्फ टोंट मारना नहीं है। व्यंग्यार्थ का मतलब है व्यंग्यार्थ का मतलब है कि यहाँ अपने प्रयोजन को पूरा करने से है, प्रयोजन को अपने उद्देश्य की पूर्ति की बात चल रही है। आप इसका अर्थ सिर्फ टोंट मारना न लें। अब हम देखते हैं कि ये 3 प्रकार के आचार्यों ने 3 प्रकार के शब्द बताए, वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक से निकलने वाला अर्थ है वाच्यार्थ, मुख्यार्थ और अभिधार्थ। और लक्षक से निकलने वाले अर्थ है लक्ष्यार्थ, आरोपितार्थ और व्यंजक से व्यंग्यार्थ। इन शक्तियों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि शब्द वाचक है, अर्थ है वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, शक्ति है अभिधा। तो हम अभिधा शक्ति की डेफिनेशन देखते हैं। अभिधा शक्ति, अभिधा शक्ति जिसको मुख्य शक्ति भी कहा जाता है और इसे प्रथमा शक्ति भी कहा जाता है
और इसे आद्याशक्ति भी कहा जाता है, आद्याशक्ति भी कहा जाता है। अगर हम बात करें, ये आद्या है, आधा नहीं है, ध्यान दें यहाँ पर। हम अगर बात करें तो किसी भी शब्द का अर्थ ग्रहण करने वाली शक्ति अभिधा ही है। अभिधा से ही हमें हर प्रकार के शब्द का अर्थ बोध होता है, उसके अर्थ का बोध होता है। और अभिधा शक्ति के बाद ही बाकी शक्तियां हैं, उनका जन्म है। अगर हम अभिधा के द्वारा शब्द के मुख्यार्थ को ग्रहण नहीं करेंगे तो ना तो फिर लक्षणा होगी और ना फिर व्यंजना होगी। तो मुख्य शक्ति जो है वो ये है। अब हम अगर बात करें तो इस शक्ति में होता क्या है। इस शक्ति में वाचक, बोलने वाला, श्रोता, सुनने वाला, पाठक, पढ़ने वाला, पाठक, श्रोता और वाचक, ये क्या करते हैं, ये वाक्य को पढ़कर समान अर्थ ग्रहण करते हैं, समान अर्थ ग्रहण करते हैं, समान अर्थ ग्रहण करते हैं। अभिधा शक्ति में किसी प्रकार का कोई शब्द है, वाक्य लिखा गया है, उसे बोलने वाला, सुनने वाला और पढ़ने वाला सभी एक ही प्रकार से उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। हम अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इस प्रकार हो सकती है, जिस शक्ति से शब्द के मुख्यार्थ का बोध होता है, शब्द के मुख्यार्थ का बोध होता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन, परिभाषा इस प्रकार है कि जिस शक्ति से शब्द के मुख्यार्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। सबसे पहले शब्द का मुख्य अर्थ ही ग्रहण किया जाता है। आप उदाहरण देख सकते हैं, किसान खेत पर हल चलाता है, किसान खेत पर हल चलाता है। फिर आप दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। आप इन वाक्यों को पढ़िए, किसान खेत पर हल चलाता है। यहाँ जैसे ही इस वाक्य को बोला गया तो बोलने वाला जिस अर्थ का बोध कराना चाहता था, जो समझाना चाहता था, वो यही था कि किसान खेत पर हल चलाता है। और जिसने सुना इसको, उसने भी उसका ठीक वैसा ही अर्थ ग्रहण किया। और अगर किसी ने इसको पढ़ा है या कोई इसे पढ़ेगा तो वो भी इसका बिल्कुल सीधे सांकेतिक अर्थ ग्रहण करेगा, इसका मुख्य अर्थ ग्रहण करेगा कि कोई किसान है, परिश्रम करने वाला, और वो अपने खेतों में गया है, हल चला रहा है, बीज बो रहा है ताकि खेतों में धन उपजे। तो अभिधा शब्द शक्ति है, ये बिल्कुल सीधे है। आप इसे समझ सकते हैं जहाँ शब्द के मुख्य अर्थ को ग्रहण किया जाता है, और मुख्य अर्थ का ग्रहण कराने वाली ये शक्ति होने के कारण ही इसे मुख्य, प्रथमा और आध्या भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि वाचक शब्द अभिधा में प्रयुक्त होता है, और ये वाचक शब्द 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें वाचक शब्द की, तो वाचक शब्द 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अगर बात करें, पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक, और तीसरा है योग रूढ़।
इनको हम बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। हाँ, अगर आप कोई कहते हैं कि बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, तो ये आप बनावट रचना कह दो चाहे व्युत्पत्ति कह दो, ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब हम देखते हैं कि ये जो ये जो रूढ़ है, रूढ़ का अर्थ है परंपरा से है। रूढ़ का अर्थ है परंपरा से। परंपरा से जो शब्द एक निश्चित अर्थ का बोध करवा रहे हैं। रूढ़ का मतलब परंपरा से है, जिसका प्रचलित अर्थ है। हम देखते हैं कि बंदर जो एक विशेष नाम दिया गया है, ये बहुत पहले से हम हाथी जैसे नाम आता है तुरंत समझ जाते हैं कि कौन सा हाथी है। जैसे पुस्तक नाम आया हम तुरंत समझ जाते हैं। जैसे अगले ने कल बोला तुरंत समझ गए, आज बोला हम तुरंत समझ जाते हैं, आज कल इनका मतलब, इनका अर्थ क्या है ये समझ सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि शब्द जो है वो किसी परंपरा से ही किसी अर्थ के लिए प्रचलित है। ये सभी शब्द किसी न किसी अर्थ के लिए प्रचलित है, या परंपरा की बात चल रही है। और एक विशेष बात यह है कि जो रूढ़ होते हैं, इन रूढ़ शब्दों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं यहाँ हाथी, अगर मैंने हा और यहाँ थी लिख दिया तो इन दोनों की ये सार्थकता, ये मतलब सही नहीं होगा, इनका कोई अर्थ नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ कल को लिख दिया, कै अलग करके लिख दिया, तो इन दोनों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं होगा। तो रूढ़ वे है, इनका विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। अब हम देखते हैं यौगिक। यौगिक कौन से होते हैं? नाम से पता चल रहा है, यौगिक योग से बनने वाले हैं, जो एक से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये प्रकृति और प्रत्यय के योग से बनते हैं। प्रकृति और प्रत्यय के योग से बनते हैं। हम सीधे अगर समझे तो ये समझ सकते हैं कि जो एक से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और उनका विश्लेषण भी किया जा सकता है। हम यहाँ ले सकते हैं दिवाकर, आप अलग करोगे ना तो अर्थ देगा विद्यालय। आप इनको अलग करके देख ले, शब्दों के योग से बने और इनको अलग करने के बाद भी इनका अर्थ वही रहेगा, आप समझ सकते हैं। विद्या आल्य, यहाँ आल्य का अर्थ है स्थान से, दोनों का अपना अलग अलग अर्थ है। विद्या बुद्धि या विद्या से, ज्ञान से, इसका अर्थ है ज्ञान से, ज्ञान प्राप्त करने का स्थान। इस प्रकार इनको अलग करने पर भी इनके अपने अर्थ हैं, लेकिन रूढ़ में ऐसा नहीं होता। तीसरा इसका भेद है, वो है योग रूढ़। योग रूढ़ वे शब्द जो योग से बनते हैं, योग से तो बनते हैं लेकिन उनका अर्थ रूढ़ है, यानी किसी विशेष अर्थ के लिए पहले से ही प्रचलित है। हम उदाहरण लें इनका तो ले सकते हैं वारिज, एक विशेष अर्थ के लिए पहले से प्रचलित है। जलज, जो कमल के लिए बोला जाता है, जबकि इसका वास्तव में अर्थ ये होता है जल में उत्पन्न। जल में उत्पन्न, तो जल में या कीचड़ में उत्पन्न सिर्फ कमल ही नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी वस्तु, ये चीज़ें हैं जो उससे उत्पन्न होती है। शैवाल घास भी तो होती है, तो उसको तो जलज नहीं कहते, लेकिन ये परंपरा से ही किसी विशेष अर्थ अर्थात कमल के लिए प्रचलित है। अब हम देखते हैं कि इनके जो उदाहरण लेके देख लेते हैं। एक बार रूढ़ का उदाहरण लेते हैं, कोई भी एक वाक्य बना दिया। जैसे पहला एक शब्द ले लेते हैं कि श्याम पुस्तक पढ़ता है। दूसरा ये उदाहरण ले लेते हैं, राजू विद्यालय जाता है। तीसरा ये ले लेते हैं, राम ने दशानन को मार दिया।
आप यहाँ देखिए, तीनों वाक्यों को पढ़ के देखिए। श्याम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पुस्तक है वो रूढ़ है, किसी विशेष वस्तु के लिए इसका अर्थ प्रचलित है। यहाँ विद्यालय, ये देखिए योग से बना है, विद्या और आलय, ये भी क्या है भाई, योग से तो बना है, लेकिन किसी एक स्थान के लिए स्थान का अर्थ इसे लगाया जाता है। यहाँ देखिए राम ने दशानंद को मार दिया। अब यहाँ ये दशानंद ये किसी विशेष अर्थ के लिए पहले से ही परंपरा से ही प्रचलित है, भले ही ये दस और आनंद इन शब्दों के योग से बना हुआ है। दस और आनंद यानी मुख, ये योग से बना है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ ये नहीं लगाएंगे कि दस मुख, नहीं, ये विशेष अर्थ रावण के लिए बहुत पहले से ही प्रचलित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाचक शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और ये क्या करते हैं, ये वाचक जो है ये वाचक मुख्यार्थ का बोध करवाते हैं, और मुख्यार्थ का बोध जिस शक्ति से होता है वो वास्तव में अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अब हम चर्चा करते हैं शब्द के दूसरे प्रकार। शब्द है लक्षक, और इससे अर्थबोध होता है लक्ष्यार्थ या फिर आरोपितार्थ। और शक्ति, किस शक्ति से, लक्षणा, ये शक्ति का दूसरा प्रकार है लक्षणा। और वास्तव में इसे समझना बहुत जरूरी है, लक्षणा सब शक्ति है, इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए हम देखते हैं कि लक्षक शब्द है वो लक्ष्यार्थ, आरोपितार्थ बोध अर्थों का बोध करवाता है, और ये लक्षणा शक्ति से ही संभव है। अब हम देखते हैं लक्षणा की परिभाषा। सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं। परिभाषा है, परिभाषा इस प्रकार हम ले सकते हैं कि जिस शक्ति से मुख्यार्थ के संबंध है, मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। अगर हम बात करें लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा, तो जिस शक्ति से मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं अन्य अर्थ लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है वो आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। एक यहाँ पर उदाहरण लेते हैं और उदाहरण से समझा जा सकता है। अगर आप यहाँ वाक्य लिख दिया जाए, वह लड़का शेर है, वह लड़का शेर है, तो इस वाक्य को जब आप पढ़ोगे तब भले ही ये शब्द अलग अलग करने पर मुख्य अर्थ का बोध करवाते हैं, वह लड़का शेर, ये सब अलग अलग अर्थ का अपने मुख्य अर्थ का बोध करवाते हैं, लेकिन जब इनको यहाँ एक वाक्य के रूप में लिख दिया गया है, इस समय अब मुख्य अर्थ को ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न हो गई है। और वो क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि वह लड़का शेर है। अब लड़का है वो शेर नहीं हो सकता, लड़का शेर नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है कहने वाले ने लाक्षणिक प्रयोग करते हुए या कहने वाले ने किसी अन्य अर्थ के लिए बात कही हो, तो हम शेर का अर्थ यहाँ लगा सकते हैं कि कोई लड़का है
और वो साहसी है, हिम्मत वाला है। इस प्रकार वह लड़का शेर है। कहने का अर्थ हुआ कि कोई लड़का है जो बहुत हिम्मत वाला है, साहसी है, जिस प्रकार शेर होता है, बलवान होता है, साहसी होता है, और वो अपने बल के आधार, बल के ऊपर ही शिकार करता है। अब हम देखते हैं आगे लक्षणा शक्ति। अब हम देखते हैं आगे, इसको समझने के लिए हमें लक्षणा शब्द शक्ति जो है इसके भेदों को जानना बहुत जरूरी है। वैसे इसके बहुत सारे भेद होते हैं, 64 भेद बताए गए हैं, लेकिन हम आवश्यकता के अनुसार हम 2 पे चर्चा करेंगे। रूढ़ा लक्षणा और दूसरा प्रयोजनवती, इन पे चर्चा करेंगे हम। प्रयोजनवती, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा क्या है, हम इन्हें समझेंगे। लक्षणा शब्द शक्ति है, उनको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि कम से कम ये 2 भेद है, इनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो देखिए लक्षणा शक्ति के भेद। अब लक्षणा शक्ति के भेद कौन से हैं, हम देखते हैं। लक्षणा शक्ति के 2 भेद हैं, एक तो है रूढ़ा लक्षणा और दूसरा इसका भेद है प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। अब हम रूढ़ा लक्षणा को समझते हैं। रूढ़ा लक्षणा क्या है, उदाहरण लेके इसको समझेंगे। अगर हम बात करें, हम देखते हैं रूढ़ा लक्षणा क्या, इसे समझते हैं। तो रूढ़ा लक्षणा आप समझ सकते हैं कि परंपरा के अनुसार प्रचलित अर्थ को, परंपरा के अनुसार प्रचलित या मुख्य अर्थ को छोड़ कर कोई दूसरे अर्थ का बोध जिससे होता है या दूसरा अर्थ जिसे लिया जाता है, हम कह सकते हैं परंपरा के अनुसार प्रचलित अर्थ या मुख्य अर्थ को छोड़कर कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। हम देखते हैं कि कई बार ऐसा कोई वाक्य होता है, यहाँ लिखा है परंपरा के अनुसार प्रचलित अर्थ या मुख्य अर्थ को छोड़कर और कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, और वो अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है उसका कारण भी परंपरा ही है। क्योंकि कई ऐसे वाक्य होते हैं जो वाक्य किसी विशेष अर्थ के लिए या जिनका लाक्षणिक प्रयोग बहुत पहले से होता आया है। तो हम देखते हैं, मैं आपको एक विशेष बात बता दूं, आप जितने लोकोक्ति मुहावरे पढ़ते हैं, ये लोकोक्ति आपने मुहावरे पढ़े होंगे, उनके अर्थों को जाना होगा। ये सारे लोकोक्ति और मुहावरे हैं वो रूढ़ा लक्षणा में ही आते हैं, क्योंकि उनका लाक्षणिक प्रयोग है, और लाक्षणिक प्रयोग है वो परंपरा से प्रचलित है, विशेष अर्थ के लिए वो पहले से ही प्रचलित है। हम उदाहरण लेते हैं, भारत जाग उठा। आप इसे पढ़ोगे, कई बार आप सुनते हो, राजस्थान गरीब है, और भी बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हो। कई बार आप मैच क्रिकेट वगैरह देखते हो तो कई बार आप नहीं देख कहते हो कि भारत खेल रहा है या भारत जीत गया।
तो इस प्रकार हम बोलते हैं। अब भारत जाग उठा, जाग उठा, ये जाग उठना जो है ये पहले से ही परंपरा से ही किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो लिखा गया है वास्तव में उसका मुख्य जागना और उठना यह अर्थ नहीं लेंगे, बल्कि जाग उठा है इसका मुख्य अर्थ पीछे रह जाता है और कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। और वो क्यों किया जाता है? क्योंकि परंपरा से ही वो किसी विशेष या लाक्षणिक प्रयोग के लिए जाना गया है। जाग उठा, जाग उठने का मतलब यह है सजग होना, सजग होना। जाग उठना मतलब है सजग होना, चेतना, आप कह सकते हैं चेतना से है, जागने से, सजग होने से। यहाँ हम देखते हैं दूसरा उदाहरण कि राजस्थान, कई बार कहा जाता है राजस्थान गरीब है। अब राजस्थान, राजस्थान क्या है? राजस्थान किसी स्थान का नाम है और कोई स्थान कैसे गरीब हो सकता है? लेकिन यहाँ राजस्थान जो है, राजस्थान से अर्थ लगाया गया है राजस्थान के लोगों से। तो राजस्थान के लोगों से कि राजस्थान के लोग गरीब हैं। हम बात करें, ये देखिए आप खुद कई बार ऐसे वाक्य बोल देते हैं भारत खेल रहा है। अरे भारत कहाँ खेल रहा है? मैं तो यहाँ लिख रहा हूँ, कहाँ खेल रहा है? लेकिन यहाँ मतलब भारत खेल रहा है, भारत खेल रहा का मतलब है कि भारत की टीम खेल रही है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकोक्ति मुहावरों के साथ ऐसे वाक्य जो होते हैं जो किसी विशेष अर्थ है, कई बार हम देखते हैं ऐसे वाक्य सुनने को मिलते हैं कि कलिंग बहुत साहसी है। भाई कलिंग तो एक स्थान का नाम है, कलिंग साहसी कैसे हो सकता है? कलिंग नहीं, वहाँ के लोगों से, कलिंग का अर्थ वहाँ के लोगों से लगाया गया है। आप कई बार देखते हो ऐसे उदाहरण भी बहुत सारे आपको मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं। आप कश्मीर रक्त में डूब गया, कश्मीर रक्त में डूब गया। अब कश्मीर रक्त में नहीं डूबा और नहीं डूब सकता है, इतना रक्त कहाँ से आएगा? लेकिन हम देखते कश्मीर रक्त में डूब गए, इसका मतलब है यहाँ वहाँ उपद्रव हुआ, वहाँ पर कोई उपद्रव हुआ है और कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ हुआ है, इसीलिए ऐसा कहा गया है। फिर हम देखते हैं, आप और भी उदाहरण है इसके, और भी उदाहरण लेके आराम से समझ सकते हैं। कश्मीर रक्त में नहीं डूब सकता है। कई बार आप इस प्रकार के वाक्य बोलते हो, अपने मित्रों से कहते हो अरे भाई मैं वहां से आया था और वहां लाठियां चल पड़ी, वहां लाठियां चल पड़ी, वहां लाठियां चल पड़ी। अब लाठियां कैसे चल सकती है? लाठी तो निर्जीव है और निर्जीव जो वस्तुएं होती है वो गतिमान कहाँ होती है, तो लाठियां कैसे चल सकती है? लेकिन यहाँ जो हमसे कहेगा तब हम तुरंत समझ जाएंगे कि लाठियां चल पड़ी अर्थात लड़ाई हो गई। क्यों? क्योंकि लाठियां चलना, ये लाठियां चलना मुहावरा है, ये पहले से ही किसी अर्थ के लिए प्रचलित है। और इस प्रकार हम समझते हैं कि रूढ़ालक्षणा में परंपरा से ही किसी वाक्य का लाक्षणिक प्रयोग किया जा रहा है, या हम उसका अर्थ है वो अन्य अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, लक्ष्यार्थ, क्योंकि परंपरा के अनुसार उसका वो अर्थ लिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं रूढ़ालक्षणा। अब हम इसके दूसरा भेद है वो समझेंगे प्रयोजनवती, कि प्रयोजनवती लक्षणा क्या है। तो प्रयोजनवती लक्षणा को समझने के लिए आप देख सकते हैं प्रयोजनवती। अब प्रयोजन का अर्थ क्या है भाई? उद्देश्य से। प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य, किसी उद्देश्य से कुछ कहना, किसी प्रयोजन से, इसका अर्थ भी है प्रयोजन मतलब उद्देश्य। तो हम देखते हैं प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा को हम समझेंगे, और प्रयोजनवती लक्षणा को समझने के लिए सबसे पहले तो हम यही जान लें इसमें क्या होता है। इसमें यह होता है कि कहने वाला किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बात कहता है, तब हम प्रयोजनवती लक्षणा का प्रयोग करके उसके अर्थ को ग्रहण करते हैं। अर्थ इसमें क्या होता है
अर्थ निश्चित होता है, अर्थ निश्चित होता है। किसी निश्चित अर्थ की पूर्ति के लिए वाक्य बोला जाता है या कोई बात कही जाती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रयोजन के द्वारा, हम ये भी कह सकते हैं कि किसी प्रयोजन के द्वारा की गई बात, या हम प्रयोजन से ही की गई बात, या हम किसी प्रयोजन से उसका अर्थ वह लगा लेते हैं। जो दूसरा है, इस प्रकार हम समझ सकते हैं। आपने अभिधा शब्द शक्ति के बारे में पढ़ा है कि वह मुख्य अर्थ है, जो बोलता है, सुनता है, पढ़ता है, सभी समान रूप से अर्थ ग्रहण करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो लक्ष्य करके और बात कही जाती है, और इसलिए उसका परंपरा के अनुसार अर्थ या फिर किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर वाक्य बोला जाता है, तब हम क्या करते हैं, उसका अर्थ उसी प्रकार ग्रहण कर लेते हैं। जैसे आपका कोई पड़ोसी है, ये मैं आपको उदाहरण दे दूं, ये है ताज महल कब पूरा होगा, ये ताजमहल कब पूरा होगा। अब ये जो वाक्य बोला गया है, वो जो बोलने वाला है, जो वाचक है, वो क्यों कह रहा है ये बात। अब ये आप समझ सकते हैं कि आपके पड़ोस में मकान, कोई बिल्डिंग बन रही है, मकान बन रहे हैं और कार्य बहुत लंबे समय से चल रहा है, रोज खटपट होती है, आप आवाज़ सुनते हो, आपको परेशानी होती है, तब आप ये इस प्रकार का वाक्य, ये ताजमहल कब पूरा होगा। क्यों भाई, वो ताजमहल कहाँ है, ताजमहल तो आगरा में है और वो बना दिया गया है, अब ताजमहल कहाँ बन रहा है, वो तो मकान। लेकिन वास्तव में ये आप अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु ऐसा वाक्य बोलते हैं। अब कई बार ऐसा बोलते हो आप, जैसे उदाहरण ले लेते हैं कि मोहन का मन पत्थर है, मोहन का मन पत्थर है। अब यहाँ ये बिल्कुल किसी प्रयोजन से कही गई बात है, क्योंकि मोहन है, उसका मन पत्थर नहीं हो सकता है, बल्कि वास्तव में पत्थर का मतलब है कि संवेदनहीन है। यहाँ पत्थर का अर्थ क्या लगा लिया गया है, संवेदनहीन, कि मोहन का मन है वो संवेदनहीन है, उसमें किसी प्रकार की दया नहीं है। अगर हम इसका यही उदाहरण ले, कई बार हम बोलते हैं जिम में जाने वाले लड़के होते हैं और उनके बारे में क्यों, उसकी भुजाएं पत्थर है, उसकी भुजाएं पत्थर है। अब ये कहने वाले ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक बात कही है, और सुनने वाला है वो तुरंत इसका अर्थ ग्रहण कर लेगा कि भुजाएं हैं। अब भुजाएं जो है, भुजाओं को जब आप छुओगे तो वो पत्थर मतलब एकदम सुदृढ़, आप कह सकते हो सुदृढ़, मजबूत है, छूने से पता चलता है। तो यहाँ पत्थर का अर्थ है, भुजाएं पत्थर नहीं हो सकती है, बल्कि यहाँ इसका अर्थ लिया गया है कि भुजाएं हैं वो जिम में जाने से, व्यायाम करने से बहुत मजबूत हो गई है। हम एक और उदाहरण इसका ही देखते हैं। कई बार हम बोलते हैं यह है बेग, जैसे हम बोलते हैं ये बेग उठता ही नहीं, ये बेग उठता ही नहीं, ये बेग उठता ही नहीं। क्या पत्थर भरे पड़े हैं, पत्थर भरे पड़े हैं। अब हम देखते हैं, यहाँ कहने वाला कहता है कोई बैग उठा रहा है, कोई मेहमान आया है और बैग को उठाता तो वो उठाने में बहुत ज़्यादा वजनदार है, बहुत ज़्यादा भारी है। तो जो पत्थर होता है उसे भारी मतलब भारी माना जाता है, वो वजनदार होता है। तो कहने वाले ने कह दिया ये बैग उठता ही नहीं, क्या पत्थर भरे पड़े। और उस बैग में पत्थर नहीं है, भाई मतलब है यहाँ पत्थर का अर्थ लगाया गया वजन से, वो भारी है, भारीपन से लगाया गया है, वजनदार है, वो भारी है। अब हम देखते हैं कि देखिए एक ही शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हुआ है और कहने वाला जो है
कहने वाले ने अपने उद्देश्य की पूर्ति कर ली और सुनने वाले ने क्या किया, उसका प्रयोजन के अनुसार जो बात बोली गई थी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उस अर्थ को तुरंत ग्रहण कर लिया और वो तुरंत समझ गया कि अगला क्या कहना चाहता है। इस प्रकार हम देखते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। अब इसके आगे की चर्चा हम शब्द शक्ति से संबंधित अगले भाग में करेंगे। अभी व्यंजना और व्यंजना से पहले एक बार फिर लक्षणा के आपको उदाहरण दिए जाएंगे समझने के लिए, ताकि आप अच्छे से समझ सको। आपको अगर इनमें से कोई बात आपको अच्छी ना लगे या फिर आपको पढ़ते हुए समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बॉक्स में बता सकते हैं, आपको वो कल अगले भाग में जरूर समझा दी जाएगी। धन्यवाद।